बच्चों आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नया ब्रांच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों ये ब्रांच बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट की कंडीशन क्या समझिए भाई, एक तो अपना ये स्कूल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अंदर 3-4 चैप्टर आएंगे आपके। पहले इसमें चैप्टर होगा स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल और फिर उसके बाद आता है बच्चों कॉनिक सेक्शन। ये 3 चैप्टर हैं। कुछ लोग इन 3 के आगे इनको 5 भी बना लेते हैं। कॉनिक सेक्शन के अंदर 3 टॉपिक होते हैं, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। ये जेईई मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसमें से 4 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। जेईई मेंस में टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से अराउंड 4 क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आते हैं। और जेईई एडवांस की बात करें तो बच्चों अराउंड 20% जेईई एडवांस का अराउंड 20% पेपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आता है। और इसका बच्चों वैसे भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। तो बड़ा ही बेसिक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से इसको बच्चों सीखना है। बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री दोनों मतलब सेम ही है। एक विद्वान हुए रेने डेस्कार्टेज ने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बनाया। बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, जैसे बच्चों हमने बचपन में ज्योमेट्री पढ़ा होता है, जैसे आपने पढ़ा लाइन बनाना सीखा, आपने सर्कल पढ़ा, सर्कल को ऐसे गोल गोल बनाना सीखा, पैराबोला बनाना सीखा। तो ज्योमेट्री का मतलब हम क्या सीखते थे, एक कोई डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम से ही सब काम आपको करने हैं। जैसे हम ट्राइंगल्स पढ़े हैं हमने जूनियर क्लासेस में, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े हैं, तो उनमें हम क्या करते थे, ज्योमेट्रिकल जो प्रॉपर्टीज होती थी उन्हीं का यूज करके सॉल्व करते थे। इसके साथ साथ हमने बचपन से अलजेब्रा भी पढ़ना शुरू किया। अलजेब्रा में क्या होता था, इक्वेशन सॉल्व करते थे। इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन होती थी, 1 वेरिएबल वाली, 2 वेरिएबल वाली, या उसमें क्वाड्रेटिक होती थी, इस तरीके की इक्वेशंस होती थी। तो अलजेब्रा में इक्वेशंस हुआ करती थी और ज्योमेट्री में डायग्राम्स होते थे। तो ये जो अपने विद्वान थे रेने डेस्कार्टेज, इन्होंने क्या कमाल किया, डायग्राम्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करना सिखाया। मतलब कोई डायग्राम है उसकी इक्वेशन लिखना सिखाया और किसी इक्वेशन को ये बताया कि इससे क्या डायग्राम बनेगा। तो ये ज्योमेट्री और अलजेब्रा के जो कॉम्बिनेशन से मैथ्स की नई ब्रांच बनी, उसका नाम रखा गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो इसका नाम है ना डेस्कार्टेज, यहाँ से जो आगे डेस को हटा दो, कार्टेज, इससे ही ये अपना जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम बना है। ठीक है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने हल्का फुल्का थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, 9th-10th में थोड़ा होता है, लेकिन हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे बच्चों। मतलब जहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू होता है बिल्कुल वहीं से शुरू करेंगे और लास्ट तक हमें पढ़ना है, जितना हमारा IIT एडवांस तक के सिलेबस में होगा बच्चों। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, मेनली 2 होती है ज्योमेट्री, एक होती है 2D, एक होती है 3D, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 2 डायमेंशनल है, उसके बाद 3 डायमेंशनल है, वो मेनली 12th के सिलेबस में होता है। तो हमें अभी जो सीखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो 2 डायमेंशनल बच्चों सीखना है, 2D सीखना है। और जो 1D होती है 1D को सीखने की जरूरत नहीं, 1D सबको ऐसे ही अपने आप ही आती है बच्चों। तो मेनली हमें क्या सीखना है बच्चों, 2D सीखना है। बच्चों 2D का मतलब होता है किसी प्लेन पे आपको स्टडी करना है, मतलब किसी एक प्लेन के ऊपर ही सारा काम इसमें चलने वाला है। और जब 3D पढ़ते हैं उसमें किसी स्पेस में चलता है, 1D में एक लाइन पे चलता है। तो 1D में तो कुछ पढ़ने लायक बात ही नहीं है। अरे जो नंबर लाइन बनाते हो ना आप उसमें 0 1 2 3 ऐसे लिखते हो, 1D तो वही हो गया बच्चों, ठीक है ना। आप 2D पे चर्चा करते हैं, तो 2D का मतलब आपको एक प्लेन पे सब कुछ डिस्कशन करना है। बच्चों आप सोचिए यदि आपको किसी प्लेन पे किसी पॉइंट का लोकेशन बताना हो तो आप कैसे बताएंगे। उसके लिए आपको कुछ 2 चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी, उनके रेस्पेक्ट में आप उसका पोजीशन बता पाएंगे भाई। तो उसके लिए अपने जो विद्वान हुए हैं रेने डेस्कार्टेज, इन्होंने बनाया कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सेस। एक्चुअली में 2 सिस्टम बनाए गए थे, एक रेक्टेंगुलर था और दूसरा ऑब्लिक था। अपने जो सिलेबस में है वो सिर्फ रेक्टेंगुलर एक्सेस है। और रेक्टेंगल का मतलब होता है भैया 90 डिग्री से, मतलब कि 2 एक्सेस बनाए जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री था।
एक दूसरा एसटीडी होता है जिनमें एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होता, कुछ भी एंगल आप ले सकते हैं, वो अपने सिलेबस में नहीं है। ऑब्लिक एक्सिस उनको कैसे कहते हैं बच्चों। तो बच्चों रेक्टेंगुलर एक्सिस, रेक्टेंगुलर एक्सिस कैसे होंगे भी, दो एक्सिस बनाने हैं आपको जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो एक देखो बच्चों ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और दूसरा बच्चों वर्टिकल एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको बच्चों हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको कहते हैं बच्चों हम वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे बच्चों इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन, और उसको ओ से डिनोट करते हैं नॉर्मली। तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल, दोनों एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए हम कहते हैं इनको रेक्टेंगुलर एक्सिस। कार्टेशियन सिस्टम, यहां से देखो इसका नाम से इन्होंने रखा है, डेस्कार्टेज इसका नाम था, तो लास्ट से यहां से उठा लिया, तो कार्टेशियन सिस्टम इसको कहते हैं बच्चों। तो बच्चों ये जो अपना दो एक्सिस हैं, ये अपने पूरे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इन पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। और बच्चों यदि किसी पॉइंट, जैसे कोई यहाँ पॉइंट है, उसका पोजीशन आपको बताना है, तो आप कैसे बताएंगे, आप ये बताएंगे कि वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो बच्चों यदि हम ये कहते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ऐसे आप बना लीजिए, मान लीजिए ये वाला x है और ये y है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या कहते हैं हम, x, y। एक्स एक्सिस के अलोंग x यूनिट चला, y एक्सिस के अलोंग y यूनिट चला, तो इसके कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे हम बच्चों, x, y। तो बच्चों जो पॉइंट है इससे कोऑर्डिनेट हो गए x, y। बच्चों इसमें जो x होता है उसको कहते हैं हम एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट, और जो y होते हैं उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। तो x को क्या कहते हैं बच्चों, x को कहते हैं हम लोग एब्सिसा, और y को कहते हैं बच्चों ऑर्डिनेट। x को कहेंगे एब्सिसा और y को कहेंगे बच्चों ऑर्डिनेट, या ऐसे भी कह सकते हो ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। तो जो x एक्सिस के अलोंग जितना हम चलते हैं उसको एब्सिसा कहते हैं, और जो y एक्सिस के अलोंग चलते हैं उसको बच्चों ऑर्डिनेट कहते हैं। तो आप देखिएगा बच्चों, यदि हम यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं, कौन सा पॉइंट लेते हैं, जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट पे जाने के लिए आपको सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही चलना पड़ेगा, वाई पे तो कुछ चलेंगे ही नहीं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0, x, 0। तो एक्स एक्सिस पे यदि कोई यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एक्सिस अपना होता है, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी आप पॉइंट लेंगे तो वो इस फॉर्म का आएगा x, 0, मतलब कि वहाँ y का वैल्यू कितना आएगा, या 0 आएगा। तो क्या सीख रहे हैं बच्चों, ऑन एक्स एक्सेस y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू बच्चों 0 होगा, y मतलब कि ऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा। सिमिलरली बच्चों यदि हम y एक्सिस पे जाएंगे, तो y एक्सिस पे जाने के लिए x एक्सिस के अलोंग तो कुछ नहीं चलना है, मतलब कि 0, और y एक्सिस के अलोंग ही सिर्फ चलेंगे। सो बच्चों y एक्सिस पे क्या होगा, ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहाँ y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहाँ x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब भाई ओरिजिन पे क्या होगा, ओरिजिन पे क्या होगा भाई, ओरिजिन पे से तो चलना ही शुरू करना है। तो ओरिजिन पे जाने के लिए आपको कहीं भी चलने की जरूरत नहीं है, इसलिए ओरिजिन पे तो x भी 0 और y भी 0। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0। तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट x, 0, y एक्सिस पे होगा 0, y, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0 बच्चों। और समझिए कहानी बच्चों, जैसे बच्चों ये ओरिजिन है, ये अपना x एक्सिस है। जब ओरिजिन से आप राइट साइड में चलते हैं, ओरिजिन से राइट साइड में चलते हैं, तो वैल्यू को हम पॉजिटिव लेते हैं, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। ऐसी y एक्सिस पे ऊपर जाएंगे, ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और नीचे जाएंगे तो बच्चों नेगेटिव लेंगे। तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव। ऐसी y पे ऊपर जाएंगे पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो होगा बच्चों नेगेटिव। आइए और डिटेल में समझते हैं चीज़ों को। वापस से बच्चों ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ये भाई ये अपना x एक्सिस, ये y एक्सिस। इसको कुछ लोग ऐसे x डैश भी लिखते हैं और यहाँ ऐसे y डैश भी लिखते हैं, ऐसे ही।
तो बच्चों यदि आप यहाँ जा रहे हैं, इसको कहते हैं बच्चों हम क्या, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं, यहाँ लिखते हैं छोटा सा, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा अभी बच्चों, जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो देखो ओरिजिन से राइट साइड में चलेंगे एक्स एक्सिस पे, तो मतलब कि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा। वाई एक्सिस पे देखो तो ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो वाई का वैल्यू भी कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है और वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव होता है बच्चों। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन कैसे हो गए, प्लस प्लस, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। ऐसे ही बच्चों यदि हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें बच्चों, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो एक्स पे आपको ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू हो गया बच्चों नेगेटिव। वाई एक्सिस पे अब भी आपको ऊपर ही जाना है, तो वाई का वैल्यू हो गया पॉजिटिव। तो साइन कैसे आ गया बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। उसके बाद बच्चों चलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चों, एक्स में एक्स एक्सिस पे आप ओरिजिन से लेफ्ट में जा रहे हैं तो एक्स नेगेटिव होगा, वाई एक्सिस पे भी आप ओरिजिन से नीचे आ रहे हैं तो वाई भी नेगेटिव होगा, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव बच्चों। तो नेगेटिव नेगेटिव। उसके बाद बच्चों चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा अभी, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एक्स एक्सिस पे तो आप राइट साइड में जा रहे हैं तो एक्स पॉजिटिव होगा, वाई एक्सिस पे आप नीचे जा रहे हैं तो वाई नेगेटिव होगा, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। साइन कैसे होगी बच्चों, नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये बच्चों चारों क्वाड्रेंट्स के साइन आगे हैं। अब इसका मतलब क्या है और मतलब को डिटेल में समझे आप। देखो बच्चों, जैसे देखिए ये ओरिजिन है, हम यहाँ गए, मान लो ये डिस्टेंस अपना 2 है और ये डिस्टेंस मान लीजिए आप बच्चों 3 है। तो 2 इधर चले 3 उधर चले, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2,3 होंगे बच्चों। आप बच्चों अब इस साइड यदि आते हैं, मान लीजिए यहाँ आप आए और ये वाला डिस्टेंस हमने वापस से 2 लिया और अब हम ऊपर जाते हैं 3 यूनिट्स, तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब इसमें देखो आप एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड में आए हैं तो एक्स को आप नेगेटिव में लिखेंगे, तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -2,3 है। यदि ऐसे हम यहाँ नीचे जाएं, एक्स पे 2 यूनिट ही चले और वाई पे 3 चले, तो अब ये देखो एक्स पे आप लेफ्ट साइड में चलें तो एक्स नेगेटिव हो गया, वाई एक्सिस पे आप नीचे आए हैं तो ये भी नेगेटिव हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -2, -3। ऐसे दी यहाँ देखिए, इधर आप ऐसे नीचे आ जाएं 3 यूनिट्स, तो यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पे तो आप राइट साइड में चलें वो पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस पे आप नीचे आए हैं तो वो नेगेटिव होगा। तो बात क्लियर हुई भाई। तो इस तरीके से इन साइन का आपको यूज करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव लिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। बचपन में तो ऐसे क्वेश्चन भी इनसे पूछे जाते थे भी, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे, आपसे पूछेगा बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है। अब तो पूछने की जरूरत नहीं, आप बता ही दोगे भाई। आपसे कोई कहता है 2,3 बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप देख लोगे एक्स और वाई के साइन कैसे हैं, उससे आप देख के बता सकते हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों। आइए और चर्चा करते हैं बच्चों थोड़ी। आप बच्चों यदि कोई आपसे ये पूछे कि आप ये बताओ बच्चों, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम x एक्सेस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम x एक्सेस क्या होगा भाई। x, y का x एक्सेस से डिस्टेंस कितना होगा। बिल्कुल आसान है, देखना भाई। ऐसे आप एक बार बनाओ कोऑर्डिनेट एक्सिस,
यहाँ कोई पॉइंट आपने लिया x, y, तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो भाई ये लेंथ x होता है और ये होता है y। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, इस पॉइंट x, y का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, और डिस्टेंस है y। एक बात और याद रखना बच्चों, कभी भी आपको किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस पूछे तो उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई इस पॉइंट से इस लाइन के डिस्टेंस तो बहुत सारे बना सकते हैं हम अलग अलग, लेकिन हमेशा कौन सा डिस्टेंस आपको कंसिडर करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई। तो डिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, यहाँ y दिखाई दे रहा है। अब बच्चों यदि हम यहाँ ले पॉइंट यहाँ बनाए कि यहाँ पॉइंट को हम बनाएंगे तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, -y, लेकिन डिस्टेंस कितना रहेगा, ये अभी ये डिस्टेंस अभी भी कितना कहलाएगा, y कहेगा। ऐसे सोचो, मान लो ये पॉइंट 1, 2 है तो ये वाला डिस्टेंस 2 है ना, ये पॉइंट 1, -2 होगा, लेकिन डिस्टेंस तो अभी कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो मोटा मोटा बच्चे देखते हैं तो इससे मतलब उन्हें यह समझ में आता है कि पॉइंट x, y का x एक्सिस से डिस्टेंस y होगा, लेकिन वास्तव में कितना लिखना है, मॉड ऑफ y। मॉड क्यों लगा दिया, अरे भाई डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है। जैसे ये जो पॉइंट है x, -y, इसका भी आप x एक्सिस से डिस्टेंस पूछेंगे तो y ही आएगा, और -y से +y कैसे बनेगा, मॉड लगाने से। सिमिलरली यदि आपसे ये पूछा जाए बच्चों, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से डिस्टेंस ये वाला होगा भी, और ये कितना है, x, तो ये है बच्चों x। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रखना है, इसलिए क्या लगा दिया इस पे बच्चों, मॉड लगा दिया है। तो पॉइंट x, y का x एक्सिस से डिस्टेंस होता है मॉड y एक्सिस से डिस्टेंस होता है मॉड x बच्चों। आओ बच्चों एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, इफ three vertices of a rectangle, three vertices of a rectangle are 0, 0, 2, 0 and 0, 3. Find the coordinates of the fourth vertex. Find the coordinates of the fourth vertex. देखो जी बिल्कुल सिंपल सा है भाई, इसका डायग्राम बना लेंगे। रेक्टेंगल तो समझते हैं ना क्या होता है भाई, तो बनाइएगा, एक डायग्राम बनाते हैं जी। ये x एक्सिस बना है, ये y एक्सिस बना है, ये अपना ओरिजिन है। तो कहाँ है बच्चों, जो रेक्टेंगल है उसके वर्टिसेज हैं 0, 0, एक वर्टेक्स है 0, 0, ये रहा भी। दूसरा है 2, 0, इसमें देखो y का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 0 है, उसका मतलब पॉइंट कहाँ है, x एक्सिस पे है, तो 2, 0 हो गया मान लीजिए बच्चों यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट है 0, 3, इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब y एक्सिस पे होगा, तो ये रहा बच्चों 0, 3। अब देखो जी रेक्टेंगल के 3 वर्टिसेज आपको मिल गए, अब फोर्थ कहाँ होगा, भाई हमें पता है जो रेक्टेंगल होता है उसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो ये किसका साइड बन गया और एक साइड ये बन गया। तो अब जो साइड होगा, नेक्स्ट साइड होगा, वो इस वाली के परपेंडिकुलर होगा एक, तो इसके परपेंडिकुलर एक बनाओ, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर होगा तो इसके परपेंडिकुलर भी बच्चों एक बनाओ। तो इस तरीके से अपना तैयार हो गया ये रेक्टेंगल। अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बच्चों बताने हैं, तो ये देखो डिस्टेंस देखो, ये x एक्सिस के अलोंग कितना चलेगा, ये 2 चलेगा, और ये y एक्सिस के अलोंग कितना चलेगा, 3 चलेगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2, 3। तो आंसर क्या आ गया अपना बच्चों, 2, 3। तो जो रेक्टेंगल का फोर्थ वर्टेक्स होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों 2, 3। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक नाम और बताते हैं जो इस पूरी यात्रा में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आपके बहुत काम आने वाला है, या ऐसे कहिए आपको बहुत परेशान करने वाला है।
उसका नाम है बच्चों लोकस। उसका नाम है लोकस। लोकस का मतलब होता है बच्चों पाथ। पाथ मतलब रास्ता। तो लोकस मीन्स होता है पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट। पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट, जब कोई पॉइंट किन्हीं गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करता है तो वो एक अपना पाथ बनाता है और उसी पाथ को हम कहते हैं उसका लोकस। तो अक्सर क्वेश्चन में आपसे लोकस पूछा जाता है और लोकस पूछने का मतलब क्या होता है, लोकस की इक्वेशन बतानी होती है। ठीक है ना। तो अभी हम इसकी बता रहे हैं लोकस कैसे फाइंड करते हैं। अभी कुछ समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आने चीज़ें शुरू होंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पॉइंट को लेट कर लेना है। लेट पॉइंट बी x, y और h, k। जिस पॉइंट का भी आपको लोकस फाइंड करना है उस पॉइंट को आप लेट कर लो x, y या h, k। क्वेश्चन आसान लगे तो x, y, मुश्किल लगे तो h, k। और आसान और मुश्किल आपको डिसाइड करना है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद बच्चों आपने कहा जो अपना पॉइंट है वो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा होगा तो वो कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। तो क्या करना है बच्चों, अप्लाई द कंडीशंस। अप्लाई द कंडीशंस। उसके बाद बच्चों कई बार ऐसा होता है जब आप कंडीशन अप्लाई कर रहे होंगे तो उस कंडीशन अप्लाई करने के लिए आपको कुछ चीज़ें और लेट करनी पड़ जाती हैं। कई बार पड़ती हैं कुछ लेट करनी, कई बार नहीं ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आपने कुछ ऐसी चीज़ें मान ली हैं इस कंडीशन को यूज करने के लिए, मतलब कुछ अननोन चीज़ें और आ गई हैं तो उनको गायब करना है। तो तीसरे टर्म में क्या करना है, एलिमिनेट अननोन्स। यदि कोई अननोन्स आ गए हैं तो उनको एलिमिनेट करना है। एंड फाइंड रिलेशन बिटवीन, यदि x, y आपने माने तो x और y के बीच में, और h, k माने तो h, k के बीच में आएगा। रिलेशन बिटवीन h एंड k। यदि h के माने तो h एंड k के बीच में, x और y माने तो x और y के बीच में रिलेशन आएगा। और लास्ट में क्या करना है आपको भाई, h को x लिख देना है और k को y लिख देना है। h को x लिख दो और k को y लिख दो बच्चों। और यदि आपने पहले ही पॉइंट x, y माने हैं तो फिर डायरेक्ट ही आपका x और y में ही रिलेशन आ जाएगा, फिर ये स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुछ बच्चे तो ये सोचेंगे कि सर ये फिर h, क्यों माने, लास्ट में तो वही रखना है तो x, y ही मान ले। तो इसका जवाब आपको भैया वक्त देगा, धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसकी क्या कहानी है। ठीक है जी। अभी आप बस ये समझ लीजिए ऐसे स्टेप होते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपको इससे सॉल्व करते हैं। आइएगा जी, क्वेश्चन करते हैं एक लोकस वाला क्वेश्चन। ऐसे आएगा बच्चों क्वेश्चन, फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट, फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट विच moves in a plane, which moves in a plane such that its distance from x-axis, its distance from x-axis is 2 units. डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट्स, मतलब एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस हमेशा 2 यूनिट रहता है। तो आपको उस पॉइंट का लोकस बताना है। अब बच्चों ये जो पूरा अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है इसमें 2 तरीके से बातें चलेंगी भाई। जैसे आपने सीखा ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना कैसे है, ज्योमेट्री और अलजेब्रा को मिक्स करके बनाया गया है। तो इसमें क्वेश्चन को समझने के भी 2 तरीके होते हैं कि ज्योमेट्रिकल तरीका और दूसरा थ्योरेटिकल तरीका। ज्योमेट्रिकल मतलब डायग्राम बना के और थ्योरेटिकल मतलब इक्वेशन सॉल्व करके। पहले बच्चों इस काम ना ज्योमेट्रिकली मतलब समझते हैं, ज्योमेट्रिकली लोकस क्या होने वाला है। तो देखिए बच्चों एक डायग्राम बनाइए आप पहले बनाइए वाई एक्सेस और फिर बनाया बच्चों हमने एक्स एक्सेस। ये अपना ओरिजिन, ये बच्चों अपना एक्स एक्सिस है। अब पॉइंट कैसे मूव कर रहा है, पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा 2 के इक्वल रहता है।
तो यदि एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, इसका मतलब वो एक इसके पैरेलल लाइन पे मूव करेगा। देखो जी, इस लाइन पे पॉइंट मूव करेगा। इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लोगे तो उससे इसका डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा बच्चों। तो पॉइंट का लोकस क्या आ गया, एक स्ट्रेट लाइन आ गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक बच्चा कहता है सर ये जो लाइन है ये तो ऊपर के बजाय नीचे भी तो बना सकते हैं, नीचे भी एक ऐसी लाइन बनाई जा सकती है जिससे इसका डिस्टेंस हमेशा 2 रहे। बिल्कुल बनाई जा सकती है बच्चों। तो एक लाइन ऐसे नीचे भी बन सकती है और इस पे भी वैल्यू रहेगा कितना, 2 रहेगा। आप बच्चे यदि इस पॉइंट को हम देखें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,2। यदि इससे आगे हम थोड़ा सा यहाँ पॉइंट देखें तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 1,2। मतलब ये जो इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वो तो हमेशा 2 ही है, तो कोई भी पॉइंट लेंगे उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 2 के इक्वल ही होगा, तो इसलिए y का कोऑर्डिनेट तो हमेशा 2 ही आएगा। तो इसमें y कोऑर्डिनेट हमेशा 2 के इक्वल है। ऐसे नीचे वाली में y कोऑर्डिनेट हमेशा -2 के इक्वल आएगा। तो ये वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, y = 2, और ये वाली लाइन क्या होगी, y = -2। तो ये हमने ज्योमेट्रिकली देख लिया है कि लोकस क्या होगा। अब हम इसको थ्योरेटिकली देखते हैं। थ्योरेटिकली क्या कहा, ये आपको क्या करना है, पॉइंट को लेट कर लो, लेट पॉइंट बी x, y। इजी क्वेश्चन है जी। तो x, y हमने पॉइंट को लेट कर लिया बच्चों। अब आपको कंडीशन यूज करना है। कंडीशन क्या गिवन है कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस 2 यूनिट है। तो कंडीशन यूज करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस = 2। ये बच्चों है गिवन कंडीशन। अब बच्चों ये जो पॉइंट है x, y, इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होता है, पॉइंट x, y का x एक्सिस से डिस्टेंस होता है बच्चों mod y। सो mod y = 2। और अब यहां से मोड हटाएंगे। हमने सीखा जब मोड हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो मोड हटाएंगे तो y = आ गया 2 और y = आ गया बच्चों -2। तो ये इसका लोकस आ गया, y = 2, y = -2। यही वाली दो लाइन है, ये लाइन y = 2 और ये लाइन y = -2 बच्चों। तो उम्मीद है हल्का सा आपको समझ में आ गया। बाकी लोकस तो अपना चलता ही रहेगा, हर टॉपिक में हर चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आएगा ही बच्चों। अब चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला फॉर्मूला सीखते हैं जिसका नाम होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। आओ बच्चों तब सीखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो भाई 2 पॉइंट ले लेते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे जी। फॉर्मूला ड्राइव भी कर देते हैं। वैसे तो आपने डेरिवेशन बच्चों जरूर कभी ना कभी सीखा होगा। तो ये बच्चों हमने बना लिए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम एक पॉइंट ले लेते हैं x1, y1 और एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बच्चों x2, y2। इनके बीच का हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं बच्चों A और इसका नाम रख देते हैं B। अब बच्चों इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए आप x एक्सिस पे। तो बच्चों ये है अपना ओरिजिन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा x1। ऐसे यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए बच्चों आप x एक्सिस पे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं, x कोऑर्डिनेट x2 है, इसका मतलब ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा x2। ये वाला डिस्टेंस हो गया बच्चों x2। यहाँ से लेके यहाँ तक x1 और यहाँ से लेके वहाँ तक हो गया बच्चों x2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ अभी, ये टोटल x2 है, ये वाला x1 है, इनको माइनस कर दो तो ये बीच वाला डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1। ये बच्चों x2 माइनस x1। अब बच्चों यहाँ देखिएगा ये पॉइंट कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से x एक्सिस तक का डिस्टेंस ये होगा y1। ऐसे इसमें देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा y2। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का बच्चों हो गया y2 और ये वाला हो गया y1। बच्चों यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दीजिए आप यहाँ।
तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक का टोटल अपना y2 है और ये वाला y1 है, तो ये नीचे वाला भी y1 होगा। तो ये ऊपर वाला कितना बचा, तो ये बचा बच्चों y2 माइनस y1। और ये देखो एक रेक्टेंगल ये बन चुका है, तो ये x2 माइनस x1 था, तो ये भी कितना हो गया x2 माइनस x1। तो देखो ये एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम मान लीजिए हम यहाँ सी हमने रख दिया है। तो एक ट्राइंगल आप देखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। उस ट्राइंगल को आप देखें तो इस ट्राइंगल में ए सी x2 माइनस x1 है और बच्चों बी सी y2 माइनस y1 है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बच्चों ए बी। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कौन सा थ्योरम है रे बच्चों, ये पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बच्चों ए बी स्क्वायर कितना आ गया रे, ए सी मतलब x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और ए बी कौन है, ए बी है डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 is equals to under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। बच्चों ये जो फॉर्मूला है बच्चों, इसी को कहते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये है बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बच्चों यदि आपको निकालना हो कहीं कभी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो, मतलब आपको लिखना हो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या हो गया 0,0 बच्चों। तो इस फॉर्मूले को पहले मन में बैठाओ, क्या है जी, x1 y1 और x2 y1 2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो x कोऑर्डिनेट में से उसका x कोऑर्डिनेट माइनस किया, दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालना है, उसका स्क्वायर करना है। फिर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालना है, उसका स्क्वायर करना है। और माइनस आप बच्चों x2 माइनस x1 कर लो या x1 माइनस x2 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ क्या लग गया, स्क्वायर लग गया है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसके x कोऑर्डिनेट में से इसका x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, वो तो पहले से ही 0 है। तो ये आ जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो, इसी से बनाए, कोई अलग बात नहीं है बच्चों। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया है। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों। अब बच्चों यहाँ ज्योमेट्री की कुछ छोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे ट्राइंगल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। मतलब ये जैसे ट्राइंगल होता है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा होता है, जिसकी तीनों साइड सेम होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड सेम होती हैं। ऐसी पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। और रेक्टेंगल जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, डायगनल्स भी इक्वल होते हैं। ऐसी जो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये सब आपको बहुत अच्छे से आती ही होगी, ठीक है ना। ये एक बार ज़रूर आप याद कर लेना अपने आप, ठीक है ना। इस आपको सबको याद है ही, वो उसको एक बार दिमाग से रिवाइज कर लेना। और यदि किसी में आपको लगे, किसी में डाउट है आपको, तो हमसे कभी पूछ ही सकते हैं आप, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इनसे क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला अपना ब्रांच है, इसमें फॉर्मूले काफ़ी सारे आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपने याद किए थे ना फॉर्मूले, ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं। और काफ़ी सारे फॉर्मूलों का जो डेरिवेशन है, वो जो अपना पहला चैप्टर है उसमें से होता है। तो फॉर्मूले बहुत सारे, बस याद रख के चलो। तो फॉर्मूले याद करने में बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। अभी पहला फॉर्मूला आपके सामने बस आया है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आइए बच्चों, कुछ हम बिल्कुल सीधे सादे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
सीधे साधे क्वेश्चन का मतलब, अरे 2 पॉइंट आपको देंगे, उनके बीच का डिस्टेंस बताना। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। पहला पार्ट बच्चों बहुत ही आसान, आपके लेवल का सवाल। 0,0 एंड 3,4, 0,0 एंड 3,4 बच्चों। तो भाई क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। आप डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर का रूट। तो डिस्टेंस कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 स्क्वायर। तो ये बन गया 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर होता है बच्चों 16। तो सॉल्व करके कितना आ गया रे बच्चों, 5। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आ गया बच्चों 5। तो ऐसे तो छोटे छोटे कर ही लोगे आप, कुछ थोड़े ठीक ठाक से क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन a cos alpha, a sin alpha एंड 0,0, a cos alpha, a sin alpha एंड 0,0। तो निकालो भी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। अब बच्चों इनसे देखो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, तो बचेगा ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, मतलब कि मॉड ऑफ a। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस बार बच्चों आपको पॉइंट गिवन है 8t1 स्क्वायर 28t1 एंड 8t2 स्क्वायर 28t2 बच्चों। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करिए। पहले आप इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चों। देखिएगा बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। भाई वही फॉर्मूला यूज करना है आपको, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो भाई डिस्टेंस क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a t2 माइनस 2a t1 होल स्क्वायर। अब बच्चों आप देखो यहां से अपना a कॉमन आ जाएगा, बाहर आके a स्क्वायर बनेगा। तो ये बना अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर इंटू t2 माइनस t1 स्क्वायर, और अंदर भी स्क्वायर है, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से 2a बाहर कॉमन आएगा और बाहर आके बन जाएगा 4a स्क्वायर, तो बचेगा t2 माइनस t1। अब बच्चों ये जो है इसका फैक्टर कर लोगे t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1। अब ऐसे तो आप देखो a कॉमन भी आ गया ना, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है, तो बाहर निकाल लो इसको, तो बाहर आ जाएगा a, या ज़्यादा अच्छे से लिखना है तो मॉड ऑफ a। अंदर इसके आप फैक्टर कर लो, तो इसको लिख लो आप t2 माइनस t1 होल स्क्वायर और t2 प्लस t1। अरे इसके फैक्टर कर लो ना, t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1। अब यहाँ है t2 माइनस t1, इसका स्क्वायर रह गया था अभी, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर बच्चों कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा 4। अब बच्चों ये t2 माइनस t1 का स्क्वायर है, ये भी रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, मॉड ऑफ a t2 माइनस t1 अंडर रूट ऑफ t2 प्लस t1 स्क्वायर प्लस 4। ये बच्चों आ गया अपना डिस्टेंस। बच्चों ये भी फ्यूचर में जाके एक फॉर्मूला बनेगा, अभी डिस्टेंस है, बाद में एक फॉर्मूला बनेगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है बात समझ में आ गई। तो ऐसी अच्छी कैलकुलेशन भी बड़े आपको ध्यान से करनी होती है। कई बार नादान बच्चे क्या करते हैं, बिना सोचे समझे स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। अब बेचारे इसका स्क्वायर ओपन कर दोगे तो फिर इसको वापस से इतना सिंप्लीफाई करना इतना आसान नहीं रहेगा। तो कैलकुलेशन करते समय कैलकुलेशन को फैलाने की जरूरत नहीं है, उसमें हमेशा आपको
कॉमन लेने की कोशिश करनी चाहिए बच्चों। आओ बच्चों एक और हम ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसको भी पहले आप ट्राई करना बच्चों। सिंपली 2 पॉइंट आपको गिवन है और उन पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। और बच्चों देखिएगा पॉइंट क्या है, a² कोमा 2at एंड a/t² कोमा -2a/t। तो इन पॉइंट्स के बीच का बच्चों डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो रे, अंडर रूट ऑफ वही अपना x2 - x1 y2 - y1। चाहे तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं x1 - x2 y1 - y2 बच्चों। तो इस बार इधर से इधर माइनस कर लेते हैं, किधर से किधर भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या बन गया जी, a² माइनस a/t² का होल स्क्वायर प्लस 2at माइनस 2a/t, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2a/t का होल स्क्वायर। आप बच्चों वैसे ही यहाँ से आप a कॉमन ले लोगे, बाहर आके a² हो जाएगा और यहाँ से 2a कॉमन ले लोगे, तो क्या बनेगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ a², यहाँ t² माइनस 1/t² का होल स्क्वायर, यह आ गया प्लस 4a² और t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो इसके अब वापस से फैक्टर कर लोगे, t प्लस 1/t और t माइनस 1/t, तो t प्लस 1/t कॉमन आ जाएगा। तो एक तो पहले ये जो a है इसको बाहर भेज लो भैया, और फिर आप t प्लस 1/t का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ t माइनस 1/t होल स्क्वायर प्लस 4, ये भी अपना बाहर आ जाएगा जी। तो मॉड a t प्लस 1/t अंडर रूट। अब ये देखिए जो अंदर बचेगा t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 4, ये क्या बन जाने वाला है, इसको आप ऐसे देखो, ये है t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 4t इंटू 1/t, a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab। पढ़ा है ऐसा फॉर्मूला कभी, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, पता है क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab लिखा हुआ है, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब कि t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो भाई यहाँ बाहर t प्लस 1/t लिखा है, ये अंदर t प्लस 1/t का होल स्क्वायर बन जाएगा, और फिर उसका रूट करेंगे तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बन गया, t प्लस 1/t। तो कितना आगे रे, a और t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ये बच्चों आ गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बच्चों। आइए और करते हैं कुछ ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन। इस बार बच्चों पॉइंट्स हैं अपने पास a cos अल्फा, a sin अल्फा एंड a cos बीटा, a sin बीटा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का बच्चों आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वही फॉर्मूला यूज करना है, अंडर रूट ऑफ, इधर से इधर ही माइनस कर लेते हैं, चलो, a cos अल्फा माइनस a cos बीटा होल स्क्वायर प्लस a sin अल्फा माइनस a sin बीटा होल स्क्वायर। तो इसमें देखो भाई a तो सबसे पहले कॉमन आ जाएगा, देखो ये वाला यहाँ से a कॉमन लोगे, बाहर आके a स्क्वायर बनेगा, ऐसे इसमें भी, और वो फिर रूट के बाहर ले आना, तो बाहर आ गया बच्चों a। हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं a पॉजिटिव, मोड नहीं लगाना पड़ेगा आपको बार बार भी। तो a बाहर आ गया, अंदर बचा फिर cos अल्फा माइनस cos बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ sin अल्फा माइनस sin बीटा का होल स्क्वायर। तो क्या करिए बच्चों आप, इसमें दो तरीके हैं करने के, या तो आप cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाओ, या sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाओ, या तो आप यहाँ इसका स्क्वायर ओपन कर दो, उसका स्क्वायर ओपन कर दो। हम तो CD वाला फॉर्मूला यूज करके करेंगे जी, हमें वही पसंद है, आप चाहें तो स्क्वायर ओपन करके कर लेना।
तो यहाँ कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा होल स्क्वायर है बच्चों। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 और साइन एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 होल स्क्वायर। फॉर्मूले में एक माइनस भी आता है, उसको ज्यादा भाव नहीं देना क्योंकि बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। अब साइन एल्फा माइनस साइन बीटा, ये क्या बनेगा बच्चों, 2 कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन एल्फा माइनस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहां से ये हो जाएगा, ऐसा समझो एक 2 बाहर कॉमन आ जाएगा बच्चों, एक 2 और एक साइन एल्फा माइनस बीटा, एक 2 और एक साइन एल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये बच्चों आ जाएगा बाहर। बाहर कैसे आ गया, अरे देखो ना यार, 2 साइन एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 साइन एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को आप रूट से बाहर ले आओगे तो स्क्वायर हट जाएगा, मॉड आ जाएगा। तो रूट के अंदर कौन बचा, फिर रूट के अंदर देखो ये तो चला गया, ये बचा, और ये कौन है, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस, ये तो चला गया यहाँ से, यहाँ बचा कॉस, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू होता है 1, तो ये वाला बच्चों हो गया 1, तो कितना आ गया 2a मॉड साइन एल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये आ गया बच्चों अपना डिस्टेंस। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गए। बिल्कुल डायरेक्ट वाले हमने क्वेश्चन अभी किए जिनमें आपको क्या 2 पॉइंट्स गिवन थे और उन पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना था बच्चों। अभी हम क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चन करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले के क्वेश्चन करने हैं। अब आपको ऐसा होगा कि डिस्टेंस गिवन होगा, पॉइंट आपको निकालना होगा, तो आइए ऐसे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है लेट ए 6, -1, मतलब पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट 6, -1 है, पॉइंट बी 1, 3 एंड सी x, 8, a 6, -1, b 1, 3 एंड सी x, 8 बच्चों, ये 3 पॉइंट्स हैं, b 3 points such that AB is equal to BC. Find the value of x। तो बच्चों 3 पॉइंट गिवन है आपको और AB इक्वल्स टू BC है, मतलब A और B के बीच का डिस्टेंस, B और C के बीच का डिस्टेंस इक्वल है बच्चों। तो आपको पॉइंट x के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं भाई। तो क्या करेंगे बच्चों, भाई AB इक्वल्स टू BC आपको गिवन है, तो AB और BC इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे। तो पहले इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। क्या आ गया बच्चों, 6 -1 होल स्क्वायर, वही x2 - x1 प्लस -1 - 3 होल स्क्वायर। फिर B और C के बीच का डिस्टेंस, तो जी x -1 होल स्क्वायर प्लस 8 - 3 होल स्क्वायर। ये देखो कितना बन गया बच्चों, 3 का स्क्वायर मतलब 9, ये हो गया -4 का स्क्वायर मतलब कि 16, और ये बन गया बच्चों x -1 स्क्वायर, और ये बन गया बच्चों 8 यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दीजिए, 6 -1 मतलब हो गया 5, और 5 का स्क्वायर 25, तो ये 25 होगा जी, ये हो गया 25, और यहाँ 8 - 3 ये हो गया 5, और इसका स्क्वायर भी हो गया बच्चों 25, तो ये वाला 25 और ये वाला 25 कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ बचा x -1 स्क्वायर और उधर बचा बच्चों 16। सो भाई x -1 स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो x -1 का वैल्यू क्या होगा, +-4, रूट करेंगे ना भाई, तो +-4। अब 1 को आप उधर ले जाना, तो x का वैल्यू 4 + 1 -4 + 1, सो x का वैल्यू आ गया बच्चों 5 और -3, ये 2 वैल्यू आ गए बच्चों।
x का वैल्यू 5 लेंगे तो भी ए बी इक्वल टू बी सी आएगा, और -3 लेंगे तो भी ए बी इक्वल टू बी सी आएगा बच्चों। आओ देखें और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ द लाइन सेगमेंट joining the points point A coordinates A, B and point B coordinates C, D subtends a right angle at the origin. Show that AC plus BD is equal to 0. AC plus BD is equal to 0 बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन के कहने का क्या मतलब है भाई, दो पॉइंट है ए और बी, ऐसे कुछ भी बना लीजिए, ऐसे बना दीजिए, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बच्चों बी, और यहाँ कहीं है बच्चों मान लीजिए अपना ओरिजिन। तो कहा क्या गया है आपको कि जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है वो ओरिजिन पे राइट एंगल सबटेंड करता है। मतलब जब इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये एंगल 90 डिग्री होगा। लाइन सेगमेंट ए बी ओरिजिन पे राइट एंगल सबटेंड करता है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो बच्चों ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, और भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो इसमें कौन सा थ्योरम काम आएगा, इसमें आएगा पाइथागोरस थ्योरम काम बच्चों। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा, पाइथागोरस थ्योरम कहेगा बच्चों ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब ओ ए स्क्वायर, भाई ये पॉइंट है 0,0 और ये पॉइंट है ए, बी, तो ओ ए स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा और वो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ये पॉइंट है बच्चों सी, डी और ये 0,0, तो ओ बी स्क्वायर कितना आ गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर कितना आएगा, ये होगा ए माइनस सी स्क्वायर प्लस बी माइनस डी होल स्क्वायर। तो भाई लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। राइट साइड वालों के स्क्वायर ओपन कर दोगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bd। आप देखो बच्चों, ए स्क्वायर से ये वाला ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से ये वाला सी स्क्वायर और डी स्क्वायर से ये वाला डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में तो बचा सिर्फ 0, राइट साइड में क्या बचा, माइनस 2ac माइनस 2bd। अब इनको इधर ले आइए, इधर लाओगे तो माइनस से प्लस हो जाएंगे, 2ac प्लस 2bd इज इक्वल टू 0। अब बच्चों 2 को कॉमन लेके 0 में भेज दीजिए तो क्या बच गया, ac प्लस bd इज इक्वल टू 0। बच्चों यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इफ पॉइंट A विथ कोऑर्डिनेट at², 2at, पॉइंट B a/t², माइनस 2a/t एंड C a, 0, then show that 1/AC plus 1/BC is independent of t। तो भाई आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, at², 2at, a/t² माइनस 2a/t और a, 0। अब आपको शो करना है कि 1/AC प्लस 1/BC इंडिपेंडेंट ऑफ t है, मतलब इसमें t नहीं आएगा।
तो पहले भैया ए सी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर 1/AC प्लस 1/BC निकालेंगे, उसमें टी नहीं आएगा। तो टी नहीं आया तो अपना काम खत्म हो जाएगा अभी। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालने जाएंगे बच्चों, ए सी। ए और सी के बीच का डिस्टेंस, ऐसा करते हैं ए सी का स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर रूट कर देंगे। तो वही x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये बनेगा ए टी स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर और प्लस 2at माइनस 0 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये है 2at, इसका स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। बच्चों आप इसका a स्क्वायर तो कॉमन ले लो, स्क्वायर ओपन कर दो, तो टी स्क्वायर नहीं, टी की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर, और भाई a स्क्वायर कॉमन ले लिया था तो यहाँ बच गया 4t स्क्वायर। तो आप देखो क्या बच गया अंदर भाई, यहाँ है देखो माइनस का 2t स्क्वायर और ये प्लस का 4t स्क्वायर, तो प्लस का 2t स्क्वायर बचेगा। सो t की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2t स्क्वायर। इसको ध्यान से देखो बच्चों, तो ये आपको लगेगा a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ac स्क्वायर का वैल्यू बच्चों ये आ गया है। तो ac का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। ये बच्चों आ गया अपना ac का वैल्यू। अब बिल्कुल ऐसे हम क्या निकालेंगे, bc निकालेंगे। सिमिलरली निकाल लो बच्चों आप bc। यदि आप ध्यान से एक बार देखें, एक तो पूरा कैलकुलेशन करके हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन बिना कैलकुलेशन के निकालेंगे। ये दोनों पॉइंट को ध्यान से देखो, बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे हैं हमें। तो यहाँ देखो लिखा है 2a, वहां भी लिखा है 2a, यहाँ लिखा है t, वहां लिखा है -1/t। तो t की जगह क्या ला दिया आपने, -1/t ला दिया। यहाँ भी देखो, यहाँ देखो लिखा था टी स्क्वायर, वहां लिखा है 1/t स्क्वायर, या कह लो -1/t का होल स्क्वायर। तो यदि आप t की जगह -1/t रख देंगे तो पॉइंट b बन जाएगा। पॉइंट a में t को -1/t रख दोगे तो उससे पॉइंट b बन जाएगा। तो जैसे हमने ac का जो वैल्यू आया, जिसमें हम t को -1/t रख दें तो bc का वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें जहां t लिखा है वहां -1/t रख दो, तो टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1/t स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। बच्चों ऐसा बन गया है। तो ये ए सी आ गया और ये अपना बी सी आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है भाई, अब हम फाइंड करेंगे 1/AC प्लस 1/BC और उसको सॉल्व करेंगे, और उसको सॉल्व करके टी नहीं बचना चाहिए। So now 1/AC प्लस 1/BC। तो 1/AC तो क्या बन गया जी, 1/A इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। 1/BC मतलब जो BC है इसका रेसिप्रोकल करो, तो जी BC का वैल्यू A इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर है, तो 1/BC करेंगे तो टी स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे A इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। आप बच्चों इन दोनों फ्रैक्शंस को देखो, इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे सीधे न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या बन गया, 1 प्लस टी स्क्वायर। अरे यहाँ 1 था, यहाँ टी स्क्वायर था, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या रहा, a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बच्चों 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा कैंसल। तो 1 प्लस टी स्क्वायर को बच्चों आप कर दीजिएगा कैंसिल, तो बचा क्या बच्चों, ये बच गया है 1/A। अब बच्चों ये जो 1/A आया है, इसमें कहीं t तो है ही नहीं, मतलब कि ये t पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये है इंडिपेंडेंट ऑफ t। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ t। सो 1/AC प्लस 1/BC का वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ t बच्चों आ गया है। यही हमें प्रूव करना था। तो बच्चों आज की क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक सीखा, डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा और उससे कुछ थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व किए। आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले भी खूब क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जूनियर क्लासेज में, 9th में, 10th में, ठीक है ना। तो उन्हीं को बस थोड़ा आपको याद दिलाया और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए।
नेक्स्ट क्लास में भी हम मेनली डिस्टेंस फॉर्मूले पे ही काम करने वाले हैं। इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। और जैसे आपको बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूले थोड़े से ज़्यादा होते हैं, वो याद रखने पड़ते हैं, तो उनको धीरे धीरे अभी से आप शुरुआत कर दीजिए। हर रोज के फॉर्मूले अभी से याद करने आप शुरू कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है भी। और जो भी आपको बताते जाए कि भैया ये वाली चीज़ याद करनी है, तो बिना दिमाग लगाए बस उसको याद करना है, ठीक है नहीं बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चन और करेंगे और फिर धीरे सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सब सीखने वाले हैं बच्चों।